पश्चिम बंगाल में ईडी और सीबीआई का लगातार शिकंजा कसते जा रहा है और इसी के तहत में आज ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। ईडी आज कोलकाता के खिदिरपुर इलाके में एक निशार खान के घर में छापेमारी की है, जहां पे 15 करोड़ रुपए से ज्यादा 500 और 2000 के नोट बरामद किए हैं। यहां पे 3 मशीनों को लाकर नोटों की गिनती किया जा रहा है और कह सकते हैं कि नोटों का अंबार यहां से बरामद किया गया है। निशार खान जो यहां पे एक ट्रांसपोर्टर है, वहीं पे फर्जी रूप से मोबाइल गेम खिलाने का उसके ऊपर आरोप है। तो कह सकते हैं कि ईडी और सीबीआई पश्चिम बंगाल में लगातार यहां पे जो फ्रॉड है वहां पे शिकंजा कस रही है। वहीं पे देखे शिक्षा मंत्री, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे पार्थो चट्टोपाध्याय, उनके बेहद करीबी अर्पिता के घर से भी करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई थी। और आज यहां पे कह सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्टर निशार खान के घर से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा नोटों की बरामदगी हुई है और 3 मशीन लगातार गिन रही है। और नोटों का अंबार इतना बड़ा कैसे आया है, किस तरह से आया है, ईडी इन सब विषयों में जांच करने में जुटी हुई है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और पंजाब पुलिस के एक जॉइंट ऑपरेशन में नेपाल से 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। दीपक मुंडी, कपिल पंडित और राजेंद्र उर्फ जोकर को तीनों को नेपाल से गिरफ्तार किया गया। दरअसल इनके साथियों को पंजाब पुलिस पहले ही एनकाउंटर में मार गिरा चुकी है, लेकिन ये तीनों किसी तरीके से नेपाल भागने में कामयाब हो गए थे और वहाँ छुपे हुए थे। आपको बता दें, दीपक मुंडी जो है ये सीधे सिद्धू मूसेवाला को गोली मारने में शामिल था और बाकी दोनों कपिल पंडित और राजेंद्र ये इसको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे थे। कैमरामैन भरत रावत के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर लगाया गया एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल प्रदेश मुख्यालय पर लगाए गए पोस्टर में अखिलेश यादव के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर लगाई गई है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि यूपी प्लस बिहार चली जाएगी मोदी सरकार। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव सत्ता में आने के लिए पूरी तरह से बेचैन है और यही वजह है कि पहले भी अखिलेश यादव ने सत्ता में वापसी के लिए बसपा, कांग्रेस, सुभाषपा और शिवपाल यादव से गठबंधन किया, लेकिन अब यूपी में संभावनाएं समाप्त हो गई हैं, लिहाजा बिहार में संभावनाएं तलाश रहे हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच सियासी जंग तेज होती जा रही है। दोनों नेता एक दूसरे के खिलाफ ट्विटर पर जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। दरअसल आज एक बार फिर अखिलेश यादव ने ट्विटर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मुस्कुराते हुए तस्वीर लगाकर लिखा है कि केशव प्रसाद मौर्य के विभाग में बजट की कटौती हो रही है, उनके विभाग में पैसा नहीं पहुँच रहा है, टेंडर भी नहीं हो पा रहे हैं और केशव प्रसाद मौर्य ये सारा राज छिपा रहे हैं और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य के समर्थक ने ट्वीट पर जवाब दिया है कि बजट, पैसा, टेंडर ये सब अखिलेश यादव जैसे भ्रष्टाचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, केशव प्रसाद मौर्य कर्मयोगी के लिए नहीं। और उनकी मुस्कुराहट का कारण पिछड़े, दलित और शोषित के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा किया जा रहा काम ही है। इसके पहले भी अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच तल्खी देखने को मिली है। हाल में अखिलेश यादव ने ये भी कह दिया था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के 100 विधायक लेकर उनके पास आते हैं तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अब इसके लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। वहीं बीजेपी ने भी 15 राज्यों के लिए अपने प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर उन्हें मैदान में उतार दिया है। जारी की गई सूची के मुताबिक विनोद तावड़े को बिहार, ओम माथुर को छत्तीसगढ़, विप्लव कुमार देव को हरियाणा, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को झारखंड, प्रकाश जावड़ेकर को केरल, राधा मोहन अग्रवाल को लक्षद्वीप, पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश, विजय रूपानी को पंजाब और चंडीगढ़, तरुण चुग को तेलंगाना, अरुण सिंह को राजस्थान, महेश शर्मा को त्रिपुरा, मंगल पांडे को पश्चिम बंगाल और संबित पात्रा को पूर्वोत्तर का प्रभारी बनाया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस लिहाज से ये बदलाव संगठन में नई जान फूंकने के लिए किए गए हैं। एक तरफ विपक्षी एकता की तैयारी शुरू हो गई है, वहीं बीजेपी ने अपने 15 नेताओं को मैदान में उतारकर उन्हें इंचार्ज बनाकर नए सेनापति के तौर पे इन राज्यों में मैदान में उतार दिया है ताकि 2024 की लड़ाई वो मजबूती से लड़ सके। कैमरामैन अमित राय के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24। पटना के पीरबहोर थाने में कल आरजेडी नेता और उनके बेटे ने जमकर बवाल काटा। दरअसल एक
गुरुवार की शाम छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद कल पुलिस टीम उस इलाके में गई थी और वहां से 2 दुकानदारों को गिरफ्तार करके थाने पे लाई थी पूछताछ करने के लिए। लेकिन इसी बीच इस इलाके के वार्ड पार्षद जो आरजेडी के पूर्व एमएलसी अनवर अहमद के बेटे हैं, वो यहाँ पे थाने पे पहुँच गए और पुलिस कर्मियों के साथ जमकर बदसलूकी की। इस दौरान वहाँ तैनात मौके पे पहुँचे डीएसपी के साथ भी बदसलूकी की गई और हालात इतने बढ़ गए कि डीएसपी ने उस वार्ड पार्षद को हाजत में बंद कर दिया और जिसके बाद उनके बचाव में उनके पिता जो पूर्व एमएलसी हैं आरजेडी के और जिन्हें लालू राज में कबाब मंत्री के नाम से जाना जाता था, अनवर अहमद, वो भी यहाँ पहुँच गए और उन्होंने भी पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की और करीब 4 घंटे तक ये हंगामा चला और जिसके बाद भारी दबाव के बीच में पुलिस ने वार्ड काउंसलर बेटे को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पूर्व एमएलसी अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी इसे सरकार पर जमकर हमला बोला है। कैमरा मेडिसिन आपके साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। कांग्रेस की तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले दिन इस यात्रा में करीब 4000 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। गांधी के नेतृत्व में करीब 3600 किलोमीटर लंबी पदयात्रा पर निकले 118 अस्थायी पदयात्रियों के साथ सुबह जो भीड़ उमड़ी, उससे कांग्रेस नेता बहुत उत्साहित रहते हैं और उन्हें लगता है कि आगे भी यही माहौल बना रहा तो इस यात्रा के जरिए पार्टी फिर से जनता से जुड़ने में कामयाब होगी। कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम मार्ग पर 13 किलोमीटर की यात्रा तक सड़क के दोनों तरफ कांग्रेस के झंडे लहरा रहे थे। राहुल गांधी के चित्र वाले पोस्टर और बैनरों से पूरा मार्ग पटा हुआ था। सड़क पर दोनों तरफ लोगों का हुजूम यात्रा को देखने के लिए बैठा था तथा ढोल, बाजे और भारत जोड़ो यात्रा के नारे के साथ लोग भारत जोड़ो यात्रा के यात्रियों का अभिवादन कर रहे थे। इस यात्रा का मकसद सामाजिक सद्भाव बनाए रखना है और इस यात्रा में 118 भारत यात्री शामिल हैं। साथ ही साथ जिन राज्यों से होकर ये यात्रा गुजरती है, उन राज्यों के 100 यात्री भी शामिल रहते हैं और जिन राज्यों से यात्रा नहीं गुजरती है, वहाँ के करीब 100 अतिथि यात्री इस यात्रा में शामिल रहते हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ अमन कुमार, त्रिवेंद्रम, न्यूज़ 24। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों की यात्रा पर राजस्थान में हैं। जैसलमेर से उन्होंने अपनी इस यात्रा की शुरुआत की थी। वे कल शाम को जैसलमेर पहुंचे थे। यहाँ पर बीएसएफ के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और राष्ट्रीय विश्राम बीएसएफ के कैंप पर ही किया। आज उन्होंने युद्ध की देवी मानी जाने वाली तनोत माता मंदिर में दर्शन किए। वहाँ पर एक पर्यटन प्रोजेक्ट का 17 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजना का उद्घाटन भी किया। इसके जरिए बीएसएफ के हथियार और भारतीय सेनाओं की शौर्य गाथा के बारे में यहाँ आने वाले पर्यटकों को बताया जाएगा। जोधपुर में उन्होंने ओबीसी मोर्चे की बीजेपी की राष्ट्रीय बैठक में हिस्सा लिया। वहाँ पर कार्यकर्ताओं को इस बात की चाणक्य नीति का गुर दिया कि किस तरह से ओबीसी वोट बैंक को बीजेपी के पाले में मजबूती से खड़ा किया जा सकता है। खास तौर पर पूरे देश भर के ओबीसी वोट बैंक पर किस तरह से बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बना सकती है, इसे लेकर चर्चा की गई। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी जनसभा को भी रावण चबूतरे पर संबोधित किया और यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं को साल 2023 में राजस्थान सहित कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले आम चुनाव के बारे में अपनी चाणक्य नीति का गुर दिया। कैमरामैन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पीएम पैकेज के तहत लगे कश्मीरी पंडित विस्थापित जो कश्मीर घाटी में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनका आरोप है कि उनकी सैलरी को सरकार ने बंद कर दिया है और उनकी लगातार यही मांग है कि उन्हें रीलोकेट किया जाए, यानी जम्मू में उनकी ट्रांसफर किया जाए। लगातार 4 महीनों से कश्मीरी पंडित विस्थापित प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि ये इस माहौल में कश्मीर घाटी नहीं जा सकते क्योंकि लगातार वहाँ पर टारगेट किलिंग हो रही है। वहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जाता है, वो वहाँ पर अपने आप को सुरक्षित नहीं मान रही। आप देखिए कि तमाम यहाँ पर जो पोस्टर बैनर हाथ में लिया हुआ उसमें लिखा हुआ है ओनली सोल्यूशन रीलोकेशन और साथ ही अपने देश में दंडित हूँ, मैं कश्मीरी पंडित हूँ। तमाम ऐसे पोस्टर बैनर हाथ में लिए हुआ है और इनकी मांग यही है कि इन्हें रीलोकेट किया जाए क्योंकि लगातार ये लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम कश्मीर घाटी में अपने आप को सुरक्षित नहीं मानते हैं और हम चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके हमें जम्मू में ट्रांसफर किया जाए। बिहार में एक बार फिर बच्चा चोरी के नाम पर अफवाह फैलाकर निर्दोष लोगों की पिटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार के कई इलाकों में ऐसी घटनाएं हाल के दिनों में सामने आई हैं जिसने चौंका दिया है।
बिहार के मोतिहारी में जहां एक युवक को बच्चा चोरी के शक में पीट कर मार डाला गया, वहीं सीतामढ़ी में 3 युवकों की जान मॉब लिंचिंग में पुलिस ने बड़ी मुसीबत के बाद बचाई है। ऐसी ही घटनाएं बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर में ही घटनाएं हुई हैं। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए पुलिस मुख्यालय भी एक्शन में आया है और तमाम जिला अधिकारियों और एसपी को निर्देश दिया गया है कि ऐसे भीड़ तंत्र को रोकने की कोशिश करें ताकि लोग कानून अपने हाथों में न ले और जो लोग इस तरह के घटनाओं में शामिल होते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। इसको लेकर एडीजी हेडक्वार्टर जेएस गंगवार ने एक आदेश भी जारी किया है, जिसके बाद सभी जिलों के एसपी को इस मामले में सक्रियता बरतने को कहा गया है। हालांकि पुलिस का भी मानना है कि यह सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं हो सकता है, इसके लिए आम लोगों की सहभागिता भी जरूरी है ताकि इस तरीके की अफवाहों पर रोक लगाया जा सके और समय रहते इस तरीके के लोगों को बचाया जा सके। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। खबर बठिंडा से। बठिंडा के मॉडल टाउन में फ्रूट विक्रेता के जहां पर अनार की पेटियों में नोटों की कतरने, जिसमें 500 के नोट थे, 200 के नोट थे और 100 के नोटों की कतरने मिलने से बठिंडा में हड़कंप मच गया। और जिसी तरह पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों को इसकी सूचना मिली, बठिंडा पुलिस को सूचित किया गया, तो इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगा कि ये नोटों की से भरी हुई जो पेटियां थी वो हिमाचल के भूंतर मंडी से आई हुई थी और जो कतरने, क्योंकि हिमाचल में किसी भी तरह से नोट छापने वाली मशीन नहीं लगी हुई है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं लगी हुई है, आखिर ये कतरने वहां पर किस तरह से पहुंची, इसी के लिए पंजाब पुलिस और हिमाचल पुलिस ज्वाइंट तौर पर इसकी जांच करने में जुटी हुई है कि आखिर ये कतरने वहां पर किस तरह से पहुंची। विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। बहुमंजिला इमारतों में कुत्ता पालने की परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर बहस छिड़ गई है। इस वक्त हम हैं पनवेल के पास इंडिया बुल्स हाउसिंग सोसाइटी में और एक काफ़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, 37 मंजिला इमारतें हैं। यहाँ पर एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय को कुत्ता काट लिया था, जिसके बाद काफ़ी उसकी हालत बिगड़ी थी, कई दिनों तक अस्पताल में उसको भर्ती कराना पड़ा था। राहत की बात ये थी कि इस मामले में जो कुत्ते के मालिक हैं उन्होंने पूरे इलाज का जो खर्चा है वो उठाया था, लेकिन अब इससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या लोगों को बहुमंजिली इमारतों में कुत्ता पालने की परमिशन मिलनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि छोटे घरों में कुत्ता या बिल्ली रखने से जो जानवर होते हैं वो एग्रेसिव हो जाते हैं। यही कारण है कि लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप कुत्ता और बिल्ली पालते हैं तो उसके रखरखाव का ठीक से ध्यान रखें, अन्यथा छोटे घरों में कुत्ता और बिल्ली न पालें। दिलीप पावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 पनवेल। गुजरात एसटीएफ और राजस्व खुफिया निदेशालय को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में 39.5 किलोग्राम हीरोइन को जब्त किया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट में यहाँ पे जिस तरह से सूचना के आधार पे यहाँ पे जिस तरह से कह सकते हैं कि जिस यहाँ पे करीबन जो गियर बॉक्स, जो 12 गियर बॉक्स रखे थे उनमें हीरोइन बरामद किया गया है। सूचना मिला था कि ये 12 जो गियर बॉक्स है यहाँ पे पड़े हैं और उनमें हीरोइन रखा गया है। कि यहाँ पे राजस्व खुफिया निदेशालय जब दोनों टीमें यहाँ पे पहुंची थी तो लोग चौंकाने वाली यहाँ पे घटना सामने आई है और वहाँ पे जब उन्होंने इंक्वायरी किया तो 12 ऐसे गियर बॉक्स रखे हुए थे और गियर बॉक्स को जब खोला गया तो उन्हीं सभी गियर बॉक्स में करीबन 39.5 किलोग्राम हीरोइन बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीबन 200 करोड़ रुपए आकी जा रही है। तो कह सकते हैं गुजरात जो एसटीएफ है और भी लोगों की शिनाख्त करने में जुट चुकी है और इस मामले में पूरी तरह से जुटा हुआ है, क्योंकि और भी तथ्य निकल सकते हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। कई राज्यों में कहर बरपाने के बाद अब लंपी वायरस ने दिल्ली में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली में 173 मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने भी इसको रोकने के लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने कंट्रोल रूम बनाने के साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और कहा है कि पशुपालक केवल सावधानी बरतें। इस लंपी वायरस से बेहद ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी ही उपाय है। विमल कौशिक, न्यूज़ 24। भारत नेपाल बॉर्डर पर बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अगर भारतीय बॉर्डर पर बात करें, पिथौरागढ़ में काफ़ी नुकसान की खबर है। ये भी बताया जा रहा है कि नेपाल सीमा के पास ही ये बादल फटा था, जिसमें
भारी नुकसान हुआ है, कई घर तबाह हो गए हैं, 2 लोगों के मारे जाने की सूचना है, कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। भारतीय सीमा में जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिला पिथौरागढ़ में जो प्रशासन है वो अलर्ट पर है, लगातार रेस्क्यू का काम चल रहा है। जो पुल बने थे गांव को जोड़ने वाले वो टूट चुके हैं। बताया जा रहा है कि अचानक ये बादल फटा जो नेपाल सीमा में फटा था, जिसका असर भारतीय जो बॉर्डर है यानी कहा जाए पिथौरागढ़ का धारूचूला, वहाँ पर ज़्यादा असर देखने को मिला है। घरों में पानी घुस गया है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन जिस तरीके से अलर्ट पर था, जिसके बाद अब रेस्क्यू का काम है वो चलाया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की मदद भी प्रशासन ले रहा है। जो गाँव के लोग थे उनको ये लगा कि अचानक से कुछ बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि बादल फटने से एक सैलाब आया जिसने कई घरों को नुकसान किया, कई लोग लापता हुए, 2 लोगों के मारे जाने की सूचना है और रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24। जम्मू में आज फारूक अब्दुल्ला के घर पर आल पार्टी मीटिंग चल रही है। इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां शामिल हो रही हैं। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो इस आल पार्टी मीटिंग से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, सीपीआईएम, अकाली दल समेत कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो आज एकजुट हैं और जम्मू में आल पार्टी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले हमने कश्मीर में देखा था कि वहां पर भी आल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें भी तमाम विपक्ष एकजुट हुआ था। इसी जो आल पार्टी मीटिंग है उसको लेकर जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से प्रदर्शन भी किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि ये तमाम वो पार्टियां हैं जो देश विरोधी बातें करती हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जो आल पार्टी मीटिंग है ये पहले भी हो चुकी है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन तमाम पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने हैं, इसलिए ये सब दिखावा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये जो आज आल पार्टी मीटिंग हो रही है इसमें दिखाने की कोशिश ये की गई है कि तमाम विपक्ष जो है वो एकजुट है। कैमरामैन पुनीत के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। गुजरात में आज खबर बंद के ऐलान को लेकर गुजरात कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर आज गुजरात आंशिक बंद का ऐलान लिया था। हालांकि ये ऐलान उन्होंने 5 सितंबर को राहुल गांधी की सभा के दौरान ही दिया था। गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम विधायक और नेता आज गुजरात की अलग अलग इलाकों में सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन भी किया। इन लोगों ने सांकेतिक तौर पर अपनी दुकानें बंद रखने का आह्वान किया। हालांकि ये बात भी है कि ज्यादातर धंधे और रोजगार की दुकानें 10 और 11 बजे के बाद ही खुलती है। विरोध प्रदर्शन के तहत कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर बाइक रैली निकाली। कई जगह पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने स्कूल कॉलेजों को भी बंद करवाया, तो कई इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों को फूल देकर बंद से जुड़ने की अपील भी की। एक सांकेतिक बंद के जरिए सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि जनता जो है महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों से त्रस्त है और इसी के लिए आज उन्होंने सांकेतिक बंद का ऐलान दिया था। हालांकि उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कैमरामैन प्रीतेश के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। खबर कोलकाता से। कोलकाता में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में यहाँ पे घोटाला हो रहा है, वहीं पे गौ तस्करी घोटाला हो, कोयला घोटाला हो और जिस तरह से शिक्षा जगत में करोड़ों रुपए का घोटाला हो, इसके प्रतिवाद में बीजेपी 9-9 चलो अभियान कर रही है और जिसको लेकर आज पूरे कोलकाता में बीजेपी के विधायक और सांसद सड़कों पे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में देखें कि लगातार यहाँ पे शिक्षा जगत में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, गौ तस्करी में वहीं पे जो टीएमसी के नेता अनुव्रत मंडल को जेल हिरासत में रखा गया है और कोयला के जगत में अभिषेक बनर्जी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी मंत्री मलाय घटक के पास भी यहाँ पे ईडी और सीबीआई लगातार उन पर शिकंजा कस रही है। इन्हीं सब के प्रतिवाद के लेकर अब कोलकाता के सड़कों पर बीजेपी पार्टी उतर चुकी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी यहाँ पूरी तरह से मजबूत करनी चाहती है और वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी पश्चिम बंगाल से 18 सीट जीत हासिल की थी और इस आंकड़े को बढ़ाने के लिए बीजेपी पूरी तरह से बंगाल के सड़कों पर उतर चुकी है और जनता के बीच में जा रही है कि टीएमसी पार्टी किस तरह से यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं। इन सब का विरोध लेकर आज कोलकाता के सड़कों पे विधायक और सांसद उतर चुके हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में पुलिस आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जल्द होगी बड़ी कार्रवाई। पूरा मामला 5 सितंबर होटल लेवाना का है, जिसमें सुबह आग लग गई थी और 4 लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर करते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर और पुलिस आयुक्त को जांच करने के आदेश दिए थे। पुलिस आयुक्त और पुलिस कमिश्नर ने संयुक्त रिपोर्ट शुक्रवार देर शाम को सौंप दी है शासन को।
जांच रिपोर्ट में 6 विभागों को जिम्मेदार माना है। एलडीए, लेसा, जिला प्रशासन, अग्निशमन, नगर निगम, आबकारी विभाग को जिम्मेदार माना गया है। जांच रिपोर्ट में अग्निकांड के लिए जिम्मेदार अफसरों और इंजीनियरों का भी जिक्र किया गया है। मानक के विपरीत चल रहे होटलों पर भी कार्रवाई करने का सुझाव दिया गया है। जल्द ही राजधानी में चल रहे अवैध होटलों पर सीलिंग और बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। इस साल से नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे अहम बदलाव था CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। एक ऐसा टेस्ट जिसके आधार पर देश भर की तमाम यूनिवर्सिटी, यहाँ तक कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी CUET के स्कोर के जरिए ही दाखिला मिलना था। अभी तक कट ऑफ लिस्ट जारी होती थी और 12वीं के बाद कट ऑफ लिस्ट के जरिए ही यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलता था, लेकिन अब CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर के हिसाब से ही छात्रों को यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिलना था। CUET का एग्जाम तो हो गया, हालांकि CUET के एग्जाम में भी काफी देरी हुई। अब छात्रों की परेशानी इस बात को लेकर है कि आखिर CUET का जो परीक्षा परिणाम है वो कब आएगा। सोमवार को देश भर की तमाम यूनिवर्सिटीज छात्रों को ये बता देंगी कि आखिर उन्हें यूनिवर्सिटीज में दाखिला किस प्रक्रिया के आधार पर लेना है। कैमरामैन सुनील के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में यूरिया की सप्लाई में एक बड़ा हेरफेर सामने आने के बाद खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दूसरे दिन भी लगातार अफसरों की मीटिंग ली और इसमें न सिर्फ उन 3 अफसरों पर कार्रवाई की गई जिन लोगों ने इस पूरे जो रैकेट को संभाला और अलग अलग जगहों पर यूरिया की सप्लाई की। जिन जगहों में सम्मिलितता पाई गई उनमें खासतौर पर 3 बड़े नाम हैं अधिकारियों के जो कि क्रभक के बताए जाते हैं, जिनमें राजेंद्र गुप्ता जो कि बिलासपुर के रहने वाले हैं, ट्रांसपोर्टर हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज की है। मौजूदा स्थिति में वो फरार है, लेकिन पूछताछ अभी उसके असिस्टेंट से जारी है। तो वहीं दूसरा नाम जो है जयप्रकाश है, जो कि भोपाल में जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। तीसरा नाम है दिल्ली से जो कि राजेंद्र सिंह है और उनकी तलाश भी जारी है। ये 3 बड़े अधिकारियों पर अब तक कार्रवाई हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक में जो अधिकारियों ने, कलेक्टरों ने बताया है कि अब तक जो गायब यूरिया थी 1000 मैट्रिक टन से ज्यादा, उनमें से 123 मैट्रिक टन मौजूदा स्थिति में 2 गोदाम से जब्त कर ली गई है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।